नमस्कार दोस्तों। ये क्लास लाइव है लर्निंग एज प्लेटफॉर्म पे और इस क्लास को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और लर्निंग एज प्लेटफॉर्म पर अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको फ्री सेक्शन में ये क्लास दिख जाएगी। देखिए, दिस क्लास इज ऑल अबाउट पेपर एनालिसिस। जो हम पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, देखिए जितने क्वेश्चंस पता लगे हैं हम उन क्वेश्चंस को एनालाइज करने वाले हैं। और किस एग्जाम का? CUET PG LLB, यानी कि COQP11 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसे हम एनालाइज करेंगे, अच्छी तरह समझेंगे कि उसमें क्या-क्या क्वेश्चंस आए थे, कैसे-कैसे क्वेश्चंस थे। ये सब चीज़ें जो है वो इसमें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये क्लास लाइव चल रही है लर्निंग एज प्लेटफॉर्म पे, सो आप वहाँ भी देख सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पर भी इसे कभी भी देख सकते हैं। देखिए, पेपर जितनी मैं पेपर की बात करूं तो पेपर मैं अगर आप मेरी कोई भी पुरानी वीडियो उठा के देख लो, यूट्यूब की देख लो, आप लर्निंग एज प्लेटफॉर्म पे देख लो, जो हमने क्लासेस ली हैं, हमारे जो बैचेस थे 2025 के, मैं सब सब बैच में सब क्लास में एक ही चीज कहता था कि लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, हर बार वीडियो में यही चीज कही थी कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज आपका स्कोर बूस्टर है। इनफैक्ट जो मैंने लास्ट मोमेंट में वीडियो निकाली थी कि कैसे आप अपने स्कोर्स को टॉप लेकर जा सकते हैं या इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें भी यही बात बताई थी कि लैंग्वेज इज अ स्कोर बूस्टर। लैंग्वेज को अच्छी तरह अटेम्प्ट करके आना, और वही हुआ। इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ईजी आए और काफी आए, तो वो आप इजीली अटेम्प्ट करके अपने स्कोर्स को बहुत इंप्रूव कर सकते थे। पहली चीज मैंने जो कही थी वही सेम चीज हुई। दूसरा, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में कहा था कि जीके यानी कि करंट अफेयर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू CUET PG का एग्जाम। तो जीके उम्मीद करता हूं आपने पढ़ा होगा, और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए जीके के, जीएस के भी आए, जीके की भी आए। तो आपने जीएस तो हमने क्लासेस में बैचेस में बहुत अच्छी तरह कवर की थी, चाहे फिर वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो। अब देखिए, पॉलिटी को मैं लीगल कह लूं, पॉलिटी कह लूं, कॉन्स्टिट्यूशन कह दूं, बात यही है, क्वेश्चन बात एक ही चीज है, क्वेश्चन वैसे ही आने वाले हैं। तो उसको मैं जिस चीज में मर्जी कह दूं, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है, बाकी सब चीजें वही हैं। तो जीके भी मैंने आपको समझाया था कि जीके प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बहुत ज्यादा। सो अगर आपने जीके नहीं पढ़ा था तो आपने बहुत बड़ी गलती की थी। तीसरा, मैंने आपको, अगर आपको याद हो, कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हैं, और ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है उन्हीं उन सब लोगों के लिए जो या तो 2026 का एग्जाम देना चाह रहे हैं या फिर वो 2025 का एग्जाम दे चुके हैं। क्योंकि अगर आप एग्जाम देने वाले हैं यानी कि 2026 में, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है 2025 के एग्जाम से। और अगर आप 2025 में एग्जाम दे चुके हैं तो फिर आपको कट ऑफ के बारे में या अपना थोड़ा सा स्कोर काउंट में या अपनी गलतियों को इम्प्रूव करने का मौका इस वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, और मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बहुत ज्यादा कहा था कि लॉजिकल रीजनिंग और जर्नल एप्टीट्यूड, देखिए ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिस पर पूरा का पूरा पेपर टिका हुआ है। मतलब मैंने आपको बताया था कि पूरा बेस ही ये है, सारी की सारी ओरिएंटेशन ही CUET की इसके ऊपर है। तो अगर कोई बच्चा इन्हें छोड़ जाएगा तो मतलब उसने पेपर ही छोड़ दिया, इन शॉर्ट उसका मतलब ये है। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह ये सब चीजें समझाई थी कि ये चार टॉपिक्स जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद जो कंप्यूटर बेसिक्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैचेस में जो हमने 2025 के बैच पढ़े हैं उसमें कंप्यूटर बेसिक्स मैंने आपको पढ़ाया, जीएस मैंने पढ़ाया, लीगल रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड पीयूष सर ने पढ़ाए, इंग्लिश जो है वो आपको अभिषेक सर ने पढ़ाया, करंट अफेयर्स बताए, जीएस बताए। तो ऑलमोस्ट जो हमने पढ़ा था उसी में से क्वेश्चन आया। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि जो क्वेश्चंस का लेवल था वो सिर्फ ऑन द स्केल ऑफ 50 भी मान लूं मैं, तो 10 लेवल तक, सिर्फ 10 रैंक तक क्वेश्चन आए थे, लेवल था। हमने पढ़ा तो 50 तक था, हमने बहुत ऊपर तक पढ़ा था, और क्वेश्चन उससे बहुत कम ही आए थे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पेपर एनालिसिस की कि कौन से टॉपिक में से क्या क्या पेपर आया था। देखिए, अब ये अभी तो हमारे पास एक पूरा फुल फ्लेज पेपर नहीं आया। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई अलग से कोई सोर्स से पेपर आ चुका है या ऐसा कुछ मुझे चीज मिल चुकी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी सिर्फ उसी क्वेश्चंस को डिस्कस कर पाऊंगा या कर रहा हूं जो मुझे आप सब लोगों ने बताए हैं।
कि सर ये क्वेश्चन आया था। तो जो कन्फर्म हो चुके हैं क्वेश्चंस उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो नहीं हुए वो इन फ्यूचर में आके जब क्वेश्चन पेपर आएगा, आंसर की ये सब चीज़ें होंगी तो मैं आप सबके साथ डिस्कस कर लूँगा। सबसे पहले जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है मेरा फेवरेट, जो मैंने आपको पढ़ाया भी, बहुत डेप्थ में हमने पढ़ा, वो है कंप्यूटर बेसिक्स। कंप्यूटर बेसिक्स देखिए, क्वेश्चंस चाहे बहुत ज़्यादा नहीं आए, लेकिन जितने भी आए सही आए और वो ऐसे थे कि आप आराम से कर सकते थे। जैसे जो क्वेश्चंस मुझे पता लगे मैं आप सबके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे सबसे पहला जो मुझे क्वेश्चन पता लगा वो था 1 ज़ेटाबाइट, कि 1 ज़ेटाबाइट किसके बराबर था? देखिए, मैंने आपको जब यूनिट्स पढ़ाए थे कंप्यूटर बेसिक्स की क्लास में, मैंने आपको सारे यूनिट्स पढ़ाए थे, जिसमें से मैंने आपको बताया था बाइट और बिट्स क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, सब चीज़ें बताई थी। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था 1 एक्साबाइट। अब एक्साबाइट मैंने आपको बताया था कि 2 रेज़ टू पावर 60 बाइट्स के बराबर होता है 1 एक्साबाइट, ठीक है? और तो और मैंने 2 रेज़ टू पावर 60 बिट्स के बराबर होता है, ठीक है? 1 एक्साबाइट। और तो और मैंने आपको ये भी बताया था कि यूएसए का एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है फ्रंटियर, और मैंने आपको ये भी बताया था कि सुपर कंप्यूटर की जो भी हमेशा जो स्पीड होती है वो फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। तो मैंने आपको समझाया था कि 1.102 एक्साफ्लॉप्स जो है वो मेजर की जाती है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ 1 ज़ेटाबाइट की, तो आपको बता चुका था 2 रेज़ टू पावर 70 बिट्स के बराबर होता है 1 ज़ेटाबाइट। अब ये चीज़ें हम सारी पढ़ चुके हैं, हम सारी की सारी कवर कर चुके हैं। सो जो हमने पढ़ा उसी में से पेपर आ गया। मैंने तो इनफैक्ट आपको ये भी पढ़ाया था कि 1 टीबी की बहुत सारी ऑप्शंस आपको आ सकती हैं कि 1 टेराबाइट इज़ इक्वल टू व्हाट? वो तो पेपर में बहुत ईज़ी आया। लेकिन मैंने आपको समझाया था कि 1 टेराबाइट की ऑप्शंस एग्ज़ाम्पल के तौर पर ऐसी भी आ सकती हैं कि 1024 जीबी, या फिर ऐसी ऑप्शन आ सकती है 2 रेज़ टू पावर 20 एमबी, या फिर आपको समझाया था 2 रेज़ टू पावर 30 केबी। अब इनमें से कौन-सी ऑप्शन सही है? मैंने आपको बताया था ये सारी ऑप्शन सही हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो उसी में से क्वेश्चन आया, उसी में से पेपर आया। इनफैक्ट आपको जो अगला क्वेश्चन आया था कंप्यूटर बेसिक का, वो था टीसीपी की फुल फॉर्म। ठीक है, जब हमने प्रोटोकॉल्स पढ़े थे, आईपी एड्रेस, नेटवर्किंग और वो सब चीज़ें पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको टीसीपी समझाया था। टीसीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स का मैंने पूरा एक लिस्ट समझाया था। प्रोटोकॉल्स एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंगली हर चीज़ चलती है। तो उसमें से एक प्रोटोकॉल होता है टीसीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये हम चीज़ें पढ़ चुके थे, तो उसमें मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। कंप्यूटर बेसिक्स में जो अगला क्वेश्चन आया था वो था फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। अब ये तो बहुत ही सिंपल, मतलब डेली लाइफ की चीज़ है कि फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। अब पीडीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब ये अडोब ने शुरू किया था जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, और एक पूरा प्रॉपर एक जिसमें सेटिंग्स इजीली नहीं चेंज हो सकती, क्योंकि अगर हम वर्ड डॉक्यूमेंट को करें, वर्ड डॉक्यूमेंट को देखें तो बहुत इजीली जो सेटिंग्स हैं वो चेंज हो जाती है। तो पीडीएफ में वो चीज़ नहीं हो सकती। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, नॉट जस्ट कंप्यूटर बेसिक्स के कारण, आपको नॉर्मली भी पीडीएफ की फुल फॉर्म जो है वो आनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था लोकल एरिया नेटवर्क, लैन से रिलेटेड, जितना मुझे पता लगा। अब हमने जब नेटवर्क्स पढ़े थे तो मैंने आपको समझाया था कि काफ़ी तरह के नेटवर्क्स होते हैं। जैसे एक पैन होता है, पैन के बाद देखिए लैन होता है, लैन के बाद सीएएन होता है, सीएएन के देखिए मैन होता है, मैन के बाद डब्ल्यूएन होता है। ठीक है? ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका था। मैंने आपको समझाया था कि ये स्मॉलेस्ट होता है और डब्ल्यूएन जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है इन एरिया। ठीक है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है? आगे सारे के सारे मैं नेटवर्क्स आपको उनके टाइप्स के साथ, स्पीड्स के साथ, हर चीज़ आपको जो है वो समझा चुका था। तो ये वही चीज़ें हैं जो हम पढ़ चुके हैं पहले से, क्वेश्चन भी उसी में से आया। उसके बाद जो क्वेश्चन आया था, वो आया था शॉर्टकट की टू चेक ग्रामर मिस्टेक, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, जिसका आंसर था F7 की, कि अगर आप किसी भी जगह पर अगर आप उसकी ग्रामर मिस्टेक्स जो हैं वो चेक करना चाहते हैं, तो वो F7 की है, उससे आप ईज़िली कर सकते हैं। और तो और सिर्फ यही नहीं, आपको एक मतलब बहुत मतलब ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, नॉट जस्ट कंप्यूटर बेसिक्स की बात नहीं कर रहा, कंप्यूटर बेसिक्स में भी मेरा फेवरेट टॉपिक है रैम और रोम। अब रैम की फुल फॉर्म इससे रिलेटेड आपको आया था। रैम की फुल फॉर्म जो थी वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इससे इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता था। हमने तो इतना ज़्यादा पढ़ा था कि इसको, ये एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है। मैंने आपको समझाया था कि एक हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क के बाद जो डाटा सीधा जाता है वो रैम में जाता है, रैम उसे असेस करता है। रैम मतलब
कि जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर्ड रहता है वो हार्ड डिस्क में रहता है। तो सबसे पहले रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी उसे असेस करती है। उसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी से सीपीयू से असेस करता है। सीपीयू से प्रोसेस कर कर एक आउटपुट जनरेट करता है जो कि आपके मॉनिटर पर दिखती है। या आउटपुट डिवाइसेस जो भी हैं, प्रिंटर हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है, उन सब डिवाइसेस पर ये आपको सारी आउटपुट दिखती है। तो ये सब चीज़ें तो हम इतनी ज़्यादा डेप्थ में कर चुके थे, इनफैक्ट मैंने आपको रैम की फुल फॉर्म्स भी करा दी थी। एक डी रैम होती है और एक एस रैम होती है, अगर आपको सही से याद हो। एस रैम होती है स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम जो होती है वो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर के कंसेप्ट पर होती है। ये काफ़ी सस्ती होती है। लोगों के जो हमारे कंप्यूटर्स में, मैं जो लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, आप जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, उन सब पर डी रैम लगी है। लेकिन स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये काफ़ी कॉस्टली होती है। तो जैसे एयरपोर्ट्स पर जहाँ पर हम 1 सेकंड की भी फ्लक्चुएशन या ऐसा कुछ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पर एसरैम लगती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम कर चुके थे, और मैंने आपको बताया था कि जो डीरैम होती है वो रिफ्रेश होती रहती है। तो ये सब चीज़ें हम जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में कर चुके थे। इनफैक्ट नॉट जस्ट दिस, रैम के अलावा रोम से भी क्वेश्चन आया था, अगर आपको सही से याद हो। तो रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो मैंने आपको समझाया था कि देखिए, एक हार्ड डिस्क होती है। अब हार्ड डिस्क में से मैंने आपको समझाया कि रैम जो है वो क्या करती है, यहाँ से डाटा उठाती है। तो जब डाटा को असेस करना होता है उसे हम कहते हैं रीड। लेकिन अगर डाटा को वापस किसी चीज में डालना होते हैं हम कहते हैं राइट। इसीलिए अगर आपने कभी देखा हो, अगर आप हार्ड डिस्क परचेज करने भी गए हो लैपटॉप में, मोबाइल में, कहीं पर भी, तो आपने देखा होगा उसकी एक रीड स्पीड होती है और एक राइट स्पीड होती है, कि कितनी स्पीड से वो राइट कर सकता है और कितनी स्पीड से रीड कर सकता है। तो ऐसे ही रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ रीड की जा सकती है, राइट नहीं की जा सकती। इसमें हम कुछ डाल नहीं सकते, बस वहां से असेस कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि रीड ओनली मेमोरी में एक बायोस नाम का प्रोग्राम, जैसे ही पीसी बनता है, एक बायोस नाम का प्रोग्राम उसमें डाल दिया जाता है, तो उसके सिस्टमेटिक क्लॉक को चलाता है, और ऐसे छोटे मोटे फंक्शंस, हर चीज जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि लैप कंप्यूटर को आप चाहे विदाउट इंटरनेट 10 दिन बाद भी ऑन करेंगे, तो उसका जो सिस्टम क्लॉक है, जो टाइम बताएगा, वो बिल्कुल सही टाइम बताता है। क्यों? क्योंकि बायोस नाम के प्रोग्राम जो है वो हमेशा चलता रहता है, और एक छोटा सा घड़ी, जो घड़ी में सेल डलता है इतना छोटा सा, वो हमेशा उसमें रहता है, और वो उसे हमेशा पावर देता रहता है इस बायोस नाम के प्रोग्राम को, ताकि सिस्टम क्लॉक हमेशा टाइम पे चलता रहे। तो ये सब चीजें जो हैं हम कवर कर चुके हैं, उसी में से क्वेश्चन आया था। उम्मीद करता हूँ आपने सही ही अटेम्प्ट किया होगा। जितने मुझे कंप्यूटर बेसिक्स के क्वेश्चंस पता लगे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी कोई और रह गया हो तो आप वो मुझे बता सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या फिर ये लाइव क्लास है लर्निंग एज पर, तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स हमेशा आपको मिलता है, तो लाइव क्लास में भी आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखिए, जीके की। मैं हमेशा कहता हूँ करंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जब बात आती है सीयूईटी की पेपर की। तो जीके में भी काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस आए। जैसे एग्जांपल के तौर पर 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना जी थे, अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे। तो ये आपको आना चाहिए था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इससे इजी करंट क्या ही आ जाएगा कि 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि है जस्टिस संजीव खन्ना। और फर्स्ट वुमेन हु वॉन 3 गोल्ड मेडल्स एट पैरालंपिक्स का क्वेश्चन आया था। निपन स्कीम से रिलेटेड आया था, गगनयान से आया था। अच्छा, इसरो के हेडक्वार्टर्स पूछे। अब देखो यार, ये सब चीजें तो मुझे लगता है आपको आनी चाहिए, इन जर्नल भी पता होनी चाहिए। इसरो के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो बेंगलुरु में हैं, और बेंगलुरु में आपको याद होगा, बेंगलुरु को अगर मैंने आपको पढ़ाया था कि बेंगलुरु में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है जो कि है किम्पी गोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अगर एयरपोर्ट से रिलेटेड आ जाता तब भी आपको पता था। इसरो का हेडक्वार्टर पूछ ले तो बहुत ही ईजी था, जो कि बेंगलुरु में है। अच्छा, आरबीआई के गवर्नर पूछ लिए गए तो संजय मल्होत्रा, ये भी बहुत ज्यादा इन्हें टाइम नहीं हुआ अपॉइंट हुए। संजय मल्होत्रा हैं जो आरबीआई के गवर्नर हैं, और ये 9 दिसंबर 2024 को ही अपॉइंट हुए थे। इनफैक्ट अब तो गवर्नमेंट ने सिविल सर्वेंट्स को ज्यादा अपॉइंट करना शुरू कर दिया। ये भी एक सिविल सर्वेंट ही थे, ओल्ड सिविल सर्वेंट, 56 ईयर्स ओल्ड है। और अब गवर्नमेंट ने ये ज्यादा कर दिया कि सिविल सर्वेंट्स को ज्यादा गवर्नर बनाने हैं आरबीआई का। इनफैक्ट महाभारत के ऑर्थर पूछे गए तो वेद व्यास जी, हम जानते हैं, ये तो नॉर्मली भी हमें पता होगा। अच्छा, सैटेलाइट विच कंप्लीटेड ऑर्बिट ऑफ सन, ये पूछा गया। इनफैक्ट अगर जीएस की भी बात कर ली जाए, अब जीएस में देखिए, अब मैं इसे
जीएस में जब मैं आपको बताया था तो मेरी अगर आपने वो क्रैश कोर्स वाली या फिर वो शॉर्ट टर्म जो अपना प्लानिंग है उसकी अगर आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी हो, मैंने उसमें समझाया था कि देखिए जीएस में अगर आप अभी क्विकली रिवाइज करना चाहते हैं तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए, वो कवर कर लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स थोड़ा-थोड़ा पढ़ लीजिए या फिर इन सब के मॉक्स लगा लीजिए और पॉलिटी। आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, सब चीज़ें। और आप में से कुछ बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा था कि सर हम लीगल पढ़ के जाएँ? तो मैंने आपको कहा था कि देखिए सिर्फ पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, आपका लीगल उसी में कवर हो गया। आपको सेपरेटली कोई आईपीसी या बीएनएस ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये पढ़ लीजिए बस उसी में कवर हो गया। तो देखिए क्वेश्चंस वहीं से आए, अगर आप रिकॉल कर पाएँ तो हमने आर्टिकल 23 हमने जैसे फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बताया था, सारे के सारा पॉलिटी पढ़ा है, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो डील करता है यूनियन एंड टेरिटरीज के साथ, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो डील करता है सिटीजनशिप के साथ। मैंने आपको समझाया था कि आर्टिकल 9 जो है वो 9 से पहले-पहले वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 और 11 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही पावर दे रहे हैं पार्लियामेंट को सिटीजनशिप से लॉज बनाने के रिलेटेड। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हजार बार बताया था फंडामेंटल राइट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जब हम पॉलिटी की बात करें, उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब मैं बात करूं तो देखिए उसमें से आर्टिकल 23 आ गया, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड आ गया। मैंने आपको समझाया था जैसे राइट टू इक्वालिटी बताया था सारा का सारा, जैसे 14 से शुरू होके सबसे पहले 6 पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी अब 300 ए में जा चुका है, जो कि पहले आर्टिकल 31 में था। तो मैंने आपको समझाया था कि देखिए अब सिर्फ 6 ही फंडामेंटल राइट्स बचे हैं। तो 6 फंडामेंटल राइट्स में जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आ गई, राइट टू रिलीजन आ गया। ये सब 6 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं और बहुत अच्छी तरह पढ़े थे, उसमें से ही क्वेश्चन आ गया। और तो और क्राफ्ट सेंटर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एक क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते थे, मतलब हर बंदे को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं थी अगर नहीं आता था। आता था वेल एंड गुड, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन नहीं आता होगा। इसका जो आंसर है वो चनहूदरो जो आंसर हो सकता है, लेकिन ये मुझे लगता है कि आप इसको छोड़ सकते थे, वो ऐसा एक क्वेश्चन था जिसको आप छोड़ देना चाहिए था आपको अगर नहीं आता था। तो राम जी ने किस रिवर पर ब्रिज बनाया था, क्रिप्स मिशन से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री फिर से आ गई। गांधी जी ने किस मूवमेंट के फेलियर के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की थी, फिर से मॉडर्न हिस्ट्री आ गई। बहुत अच्छी तरह हम कवर कर चुके हैं इन सब चीजों को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से पास करता है, ये तो क्वेश्चन पता नहीं कितने एग्जाम्स में पूछा गया। यकीन मानो मैंने भी जितने एग्जाम दिए ना, मैं एनडीए देने गया था एक बार, सीडीएस का एग्जाम देख लो, ये क्वेश्चन तो पक्का पूछा ही जाता है और इसका आंसर था त्रिपुरा। बहुत बारी पूछा जाता है। अच्छा, और अपना पूछा गया था पॉलिटी में ही मान लीजिए कि एज लिमिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने आपको समझाया था कि जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं और एक प्रेसिडेंट, इन इन सबको मिलकर एक पार्लियामेंट बनता है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों का मिलकर पार्लियामेंट बनता है। अब मैंने आपको समझाया था कि जो लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी होती है लोकसभा में, तो उनका जो लीडर होते हैं वो पीएम बनते हैं। अब वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ लोकसभा में से हो। देखिए जो पार्टी है, जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, वो लोकसभा में मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट फॉर्म करती है, लेकिन जो पीएम बनते हैं वो या तो लोकसभा के मेंबर भी हो सकते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर भी हो सकते हैं। तो मतलब, और ये भी हो सकता है कि वो मेंबर ही नहीं है, विद इन 6 मंथ्स फिर उन्हें अपॉइंट इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, वो मेंबर बनेंगे विद इन 6 मंथ्स। तो पार्टी मेजोरिटी लोकसभा में देखी जाती है, जो भी मेजोरिटी पार्टी होगी उनके पीएम बनेंगे, उस पार्टी के पीएम बनेंगे। लेकिन पीएम जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोकसभा के मेंबर ही बनेंगे, राज्यसभा के मेंबर भी बन सकते हैं। तो अगर एज लिमिट पूछी गई है तो देखिए, अगर वो लोकसभा के मेंबर है तो वो 25 साल मिनिमम एज लिमिट है, अगर वो राज्यसभा के मेंबर है तो 30 साल है। अब ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हो सकता था, मुझे पता नहीं ऑप्शंस क्या आई थी, लेकिन इसी हिसाब से ये क्वेश्चन जो होना था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से देखिए, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से क्वेश्चन आ गया। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने यार पता नहीं इतनी डेप्थ में किया है, तो उसमें से मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी डाउट होना चाहिए था। इंग्लिश की बात करूं, लैंग्वेज की बार बार बोला था, हर वीडियो में बोला था, चाहे मेरी सारी पुरानी वीडियोस खोल के देख लो। अब वो तो उनको तो देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि उनको मैं एडिट करके कुछ डाल सकता हूँ, मेरी कोई भी पुरानी वीडियो खोल के देख लो, सब में मैंने बोला है कि लैंग्वेज इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आए, जैसे आर्टिकल से रिलेटेड आया, पैसेज कोई आया नहीं था तो इसीलिए थोड़ा सा अपना टाइम बच गया पैसेज में, क्योंकि काफी टाइम चला जाता तो टाइम उसमें सेव हो गया। देखिए रीअरेंजमेंट का आया था, और लेवल में कहूंगा इजी था, लैंग्वेज का बहुत इजी
लेवल था। साइनोनियम से आया था, एरर डिटेक्शन से आया था, सेंटेंस अरेंजमेंट से आया था। तो ईज़ी लैंग्वेज का अगर हिंदी भी मैं हिंदी का मुझे अच्छी तरह नहीं पता क्योंकि मैंने अभी हिंदी में देखा नहीं। लेकिन हाँ, इंग्लिश लेवल का काफ़ी अच्छी तरह आप कर सकते थे, बहुत ईज़ी पेपर था इंग्लिश का। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड की बात करूँ, उसके मैं क्वेश्चन देखिए यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि जब तक पेपर नहीं आता तब तक मैं एग्ज़ैक्ट वो वैल्यू इधर-उधर हुई तो आपका आंसर इधर-उधर हो जाएगा, आप घबरा जाएँगे। तो मैं क्वेश्चन तो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जनरल एप्टीट्यूड से जैसे परसेंटेज मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर कर लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस से आया था। आगे फिर उसके बाद अगर रीज़निंग की बात करें, मेरे ख्याल से 10 से 12 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के आए थे और ज 10 से 12 क्वेश्चन रीज़निंग के आए थे। तो वही बात है यार कि यही अगर मैं मान लूँ, मैं एवरेज ले लूँ 10 क्वेश्चन जीएस के आ गए, 10 क्वेश्चन रीज़निंग आ गए, 20 क्वेश्चन तो मेरे यही बन गए यार। और मान लीजिए 15 क्वेश्चन मेरे करंट अफेयर्स के आ गए, तो 35 क्वेश्चन तो गाइज़ यहीं से हो चुके हैं। और उसके बाद अगर मैं मान लूँ 15 क्वेश्चन इंग्लिश से आ जाए, जो अगर आपने मॉक टेस्ट दिया है लर्निंग एज का, हमने जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है सारी की सारी अगर आपने वो दिया हो, तो हमने मॉक टेस्ट में सारे ऐसे ही डाले थे। मैक्सिमम जीएस रीज़निंग के, इंग्लिश के क्वेश्चन्स थे। उसके बाद फिर आपको जीएस के मिलते थे, फिर कंप्यूटर के मिलते थे। तो हमने सारे के सारे मॉक टेस्ट ऐसे ही बनाए थे, अगर आपको याद हो तो। अगर आपने मॉक टेस्ट दिया हो तो। रीजनिंग में से जैसे क्लॉक में से आया, कैलेंडर में से आया, नंबर सीरीज में से आया, डायरेक्शन में से आया, कोडिंग डीकोडिंग में से आया, सीरीज, कंक्लूजन, आर्गुमेंट, सीक्वेंस, क्लॉक, रैंकिंग, इन सब टॉपिक्स में से रीजनिंग में से क्वेश्चन आया। काफी खासे ही रीजनिंग में से क्वेश्चंस आए थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेपर एनालिसिस। जो मैंने जितना मुझे पता लगा शॉर्ट टर्म में मैं जितना भी कर पाया वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अब आप मुझे बता दीजिए, अगर आप मेरे साथ रिकॉल करना चाहें या कोई सी चीज़ को डिस्कस करना चाहें तो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो भी मुझे पता लगा मैंने डिस्कस कर दिया है आपको। ये क्लास लाइव चल रही है लर्निंग एज प्लेटफॉर्म पर। आप जो यूट्यूब पर देख रहे हैं इसे लर्निंग एज प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। और हमारे 2026 के अगर कोई बैच ज्वाइन करना चाहता है, 2026 का सीयूटी पीजी का फुल फ्लेज्ड बहुत अच्छे से बैच चल रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। 100% आपको वहां पर सेटिस्फेक्शन, आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी और वो भी एक्सपीरियंस डीयू के टीचर से। सो उम्मीद करता हूं आपको ये पेपर एनालिसिस हेल्प करेगा फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो 2026 में अपेयर होना चाहते हैं या 2025 में जो अपेयर हुए। तो इस क्लास के लिए यही रखता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है कभी पूछ सकते हैं और मुझसे बता सकते हैं अगर किसी का भी कोई भी डाउट आता है। थैंक यू सो मच। इस क्लास को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।